तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक नई क्लास में। केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपको 4 से 5 आंसर पेपर कराऊंगा, जिसमें कि आज आपके सामने पहला आंसर पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस पेपर में हमें यह समझना होगा कि पेपर में क्या कंडीशन होती है, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, विद सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लेवल पे हमें पेपर करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एक नई क्लास में, जिसमें आज होगा मॉडल पेपर। यहाँ लिख रखा है मॉडल पेपर 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। सही है। क्वेश्चन पेपर प्लानिंग क्या है। देखो 7 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कै खे गे घे ले चे, यानी कि ले चे। कहने का मतलब यह है कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल 6 नंबर का हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें कै खे गे घे, चारों क्वेश्चन करने होंगे, छूट कुछ नहीं है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन क्या नंबर का होगा, 2 नंबर का। टोटल कितने नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी 4 ही क्वेश्चन आते हैं, कै खे गे और घे। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, आपके 4 नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो चौथा आएगा उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, कै खे गे घे। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 12 नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल नंबर 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्या होगा, क्या का अध्वा मिलेगा आपको चॉइस में, और क्या होगा, ख्या का भी अध्वा आपको चॉइस में मिलेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन क्या का होगा, इस चॉइस में आपको अध्वा में मिलेगा, तो आप चाहे क्या कर दो या फिर आप अध्वा वाला कर दो, जो आपसे सही तरीके से आता है। तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक कै और एक खे। टोटल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या नंबर का होगा, 5 नंबर का। 2 क्वेश्चन है तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका टोटल पूर्णांक जो हो जाएगा वो कितने नंबर का हो जाएगा, वो 70 नंबर का हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और कितने क्वेश्चन होते हैं। चॉइस की अगर हम बात करेंगे, चॉइस जो आपको मिलती है अध्वा के अंदर, वो मिलती है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। बाकी हर एक क्वेश्चन आपको करना होता है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब करने होते हैं आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर में। देखो सबसे पहले लिख रखा रासायनिक विज्ञान 2025 के लिए। 2025 के लिए 15 मिनट पहले ही आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और हर किसी प्रश्न का जो अंक मिलेगा वो उसके सामने लिखा गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना समस्त पद पर दीजिए, यानी कि जहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल होवे उसमें न्यूमेरिकल में आपको हर एक पद के बारे में आपको बताना है। प्रश्नों का प्रश्नांकित उत्तर लिखिए, यानी कि बिल्कुल सही लेवल से जाकर उत्तर आपको लिखना है। जहां आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण देना है, जहां केवल रासायनिक समीकरण पूछेगी वहां पर सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना। पहला क्वेश्चन करते हैं, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होता है। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होता है। तो देखो जिसकी मोलरता जितनी कम होगी उसमें अवनमन ज्यादा होगा, तो इसलिए हमें देखो यह क्वेश्चन कर दिया। अब देखते हैं हम, तो एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 0.1 m, एक तो दे रखा है BaCl2, एक दे रखा है BaCl2 और एक दे रखा है 0.1 m, वो दे रखा है यूरिया। क्या दे रखा है, यूरिया, ठीक है। यूरिया की अगर हम बात करेंगे, यूरिया एक दे रखा है यूरिया, और फिर दे रखा है 0.1 m दे रखा है NaCl। क्या दे रखा है, NaCl। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक काम करना होगा, हमें ये देखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा आयन किस में मिलेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा आयन मिलेंगे उसका ही वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इसको अगर हम बात करते हैं तो Ba पे आएगा प्लस का 2 और Cl पे आएगा माइनस का 1, 2 Cl हैं। इसी प्रकार यूरिया एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट में वाष्प दाब कम निकलता है, वाष्प दाब उसमें निकलेगा नहीं, सही है। तो हमारा 2 ऑप्शन रह गए। ऑप्शन हमारा यूरिया वाला भी फिनिश हो गया, ऑप्शन हमारा ग्लूकोज वाला भी फ्री हो गया, ठीक है। अब हम इन दो क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन है, इन दोनों में भी एक आंसर होगा। देखें कौन सा आंसर है। कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, 0.1 m BaCl2 का सॉल्यूशन है और 0.1 m NaCl का सॉल्यूशन है। इन दोनों के अंदर ये देखेंगे दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं,
इन दोनों के हमें अंदर एक ही बात देखनी है, सबसे ज़्यादा आयन कौन से कंपाउंड्स के अंदर है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक आयन यह हैगा और 2 आयन यह है, यहाँ पर टोटल आयन कितने हो गए, 3 आयन हो गए। इसी प्रकार NaCl की बात करेंगे तो Na पॉजिटिव और बताओ साथ में क्या होता है, Cl नेगेटिव। अगर टोटल आयन की बात करेंगे, टोटल आयन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन हो जाएंगे। ठीक है, तो बासदाग का अवनव सबसे अधिक किस्म होता है 1 m सॉल्यूशन के अंदर, 1 m सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा आयन प्राप्त होते हैं उसका बासदाब भी कितना होगा, सबसे अधिक होगा। इसी प्रकार तो इसका ऑब्जेक्टिव नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही, यानी कि पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा 0.1 m BaCl2। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, विलेन की मोलरता की गणना करो, विलेन की मोलरता की गणना करो। तो एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH की मात्रा दे रखी है। मात्रा की अगर हम बात करेंगे WA का मान दे रखा है, जो कम मात्रा में होता है उसे विले मानते हैं और विले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका की मात्रा कितनी दे रखी है, 3 ग्राम दे रखी है। और अणु भार की अगर हम बात करेंगे, अणु भार की बात करेंगे एसिटिक अम्ल का, तो अणु भार होता है 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और विलाय की मात्रा WB की मात्रा दे रखी है 80 ग्राम, कितनी दे रखी है, 80 ग्राम। विलेन की मोलरता की गणना करो, तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है WA गुणा में 1000 बटे में MA और गुणा में WB। जब सभी कंडीशन है, जब सभी पद काय में है, ग्राम में है, तो अगर सब पद काय में बताओ ग्राम के अंदर है तो गुणा में कितना होता है, 1000 होता है। M की अगर हम बात करेंगे, WA का मान दे रखा है बच्चे 3 ग्राम, कितना दे रखा है, 3 ग्राम, गुणा में 1000 और बटे में MA का मान दे रखा है 60 और गुणा में दे रखा है 80, WB का मान कितना दे रखा है, 80। अगर हम काटने की बात करें, देखो अगर हम इसको समझें तो देखो इसे काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे रह जाएगा 2 गुणा 8, 2 गुणा 8। अगर हम बात करेंगे तो 5 फिर कटेगा तो ये आ जाएगा 5 बटे 8। ठीक है, 5 को हमें भाग करनी है 8 से, सही है, 5 को भाग कैसे करनी है, 8 से करनी है। तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 6 आ गया हमारा, है बचा 2। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ा लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, है बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे, तो आ जाएगा 0.625, 0.625। तो m का जो मान आ गया बच्चे वो आ गया 0.625 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें 0.01 दे रखा, ये भी गलत हो गया। इसमें 0.001 दे रखा, ये भी गलत है। इसमें 0.625, हमारा आंसर यही सही है। हमारा आंसर क्या है, ये सही है। तो 3 ग्राम एसिटिक अम्ल के 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेन की मोलरता कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 0.625 मोल प्रति किलोग्राम होगी। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पे पीड़ितों कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है। पीड़ितों कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है, देखो यानी कि वेग स्थिरांक की बात करें, के का मान दे रखा है, वो दे रखा है 2 सेकंड। कितना दे रखा है, 2 सेकंड। 2 सेकंड इनवर्स होता है, 2 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अभिक्रिया का अर्धायु काल की गणना करनी है। अर्ध आयु काल हमें क्या करना है, निकालना है। तो फार्मूला होता है, फार्मूला की अगर हम बात करेंगे, के बराबर होता है 0.6932 अपॉन में होता है T1/2, T1/2। इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, अगर हम T1/2 को इधर ले आए, T1/2 को इधर, तो इधर बटे में आ जाएगा K, सही है। तो आ जाएगा 0.6932 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। हम 2 से काटेंगे इसको, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। तो T1/2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3466 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सही से कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट हटेगा तो 4 जीरो नीचे बढ़ेंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हम इसको मोडिफाई करें, क्योंकि आंसर पावर में 3 दे रखा हमारा, इसको लेके पॉइंट लगा हुआ, ये भी गलत हो गया। पावर 2 दे रखी है, यहाँ भी गलत हो जाएगा। 6 पॉइंट और 3 पॉइंट, एक तो देखो ये भी गलत है, ये तो गलत है, इसका मतलब ऑप्शन ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हम जो है इसके अकॉर्डिंग करते हैं, 3 जीरो को हम इसके अंदर लेते हैं, 466 बटे में रह गया 10, तो हमारे पास आ जाएगा 3.466 10 की पावर -1, 10 की पावर कितना आ जाएगा, -1, सही है। और सेकेंड -1 सेकेंड। तो देखो
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 सेकंड दे रखा है, अभिक्रिया की अर्धायु कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 3.465 10 के पावर -1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखो, आप पूरी वीडियो बात करो, हर एक क्वेश्चन को मैं क्रम बाय क्रम बताऊंगा कि क्वेश्चन होता कैसे है। वीडियो लेंथी हो जाएगी, वीडियो इससे मतलब नहीं, वीडियो तो लेंथी हो जाएगी लेकिन आप तरीका सीख जाओगे। ठीक है, 1 या 1.5 घंटे तक बात करो वीडियो को, देखो कितना अच्छा लगता है आपको। सही है। इसी प्रकार डीएनए में क्षारक उपस्थित होते हैं। तो डीएनए की अगर हम बात करेंगे, देखो नंबर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ग, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, घ की बात। डीएनए में जो क्षार होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में जो होते हैं, आरएनए में होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में क्षार उपस्थित नहीं होता, एडेनिन होता है, ग्वानिन, हाँ ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता। डीएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल नहीं होता। तो डीएनए में क्षारक उपस्थित नहीं होता। तो डीएनए के अंदर जो क्षार होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। लेकिन कौन सा क्षार नहीं होता, तो हम बोलेंगे यूरेसिल नहीं होता। इसी प्रकार देखो आगे बात करते हैं। देखो CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम बताओ। तो देखो जैसे कि मैंने आपसे पीछे ही बताया था कि IUPAC नाम निकालना सबसे आसान तरीका है कि उसकी काउंटिंग करो। और काउंटिंग हमारा क्राफ्टमैन इधर पढ़ लिया है, तो काउंटिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4। तो 3 नंबर पर क्या आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है मैथिल। तो 3 मैथिल देखो यहाँ पर है ओनली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 3 मैथिल, और 4 के लिए ब्यूटेन, और नंबर 2 पर क्या है ऑल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार हिनसबर्ग अभिकर्मक चय की अगर हम बात करेंगे, हिनसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है, देखो हिनसबर्ग अभिकर्मक की बात करेंगे देखो हम, तो हिनसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5 SO2 और Cl2 ये होता है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड ही हिनसबर्ग अभिकर्मक है। क्या है, हिनसबर्ग अभिकर्मक है। तो हिनसबर्ग अभिकर्मक है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखो हम पहुंचते हैं आगे, जिंक तथा, देखो अब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं, देखो जिंक तथा तांबे में एक अम्ल में से एक अम्ल हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता, क्यों। एक तो जिंक दे रखा है, देखो एक तो दे रखा है हमारे पास जिंक, दूसरे का क्या उत्तर कर रहे हैं। देखो हम दूसरे का क्या कर रहे हैं, एक तो हमारा दे रखा है जेटन और एक दे रखा है कॉपर। क्या दे रखा है, कॉपर। अम्ल की बात करें तो हमने यहाँ पर ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ भी क्या ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो देखो हमें पता है कि बेदु रासायनिक श्रेणी के अंदर, इतनी सी बात हमें लिखनी पड़ेगी, बेदु रासायनिक श्रेणी के अंदर जेटन हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक है, जेटन हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक है। इसलिए जेटन हाइड्रोजन क्या कर देता है, उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो रिएक्शन जब बन के आएगी बच्चे, वो आएगी जेटन SO4 और साथ में जो आएगी वो आएगी H2 गैस। सही है। और इसी प्रकार तथा जबकि कॉपर हाइड्रोजन की अपेक्षा दुर्बल अपचायक है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। हमें ये वाली बात लिखनी पड़ती। तो यहाँ पर आ जाएगा नो रिएक्शन। क्या आ जाएगा यहाँ पर, नो रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेदु रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, कौन सा तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं, इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको जो है ना दूसरे का कौन सा कर रहे हैं हम, ख का आंसर, ख का उत्तर कर रहे हैं। तो एफ विलोक एलिमेंट्स में 5F श्रेणी के तत्व सही है, एक्टिनाइड कहलाते हैं। सही है, कहलाते हैं। इसमें TH 90 से लेकर 103 तक के परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्व क्या होते हैं, देखो आते हैं। उपयोग की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और नंबर 2 औषधियाँ बनाने में, औषधियाँ और दवाइयाँ बनाने में, और नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या बोलते हैं, रत्न के रूप में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो हम इतनी सी बात हमें लिखनी पड़ेगी। सही है। कौन सा तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं, इसके प्रमुख उपयोग लिखने हैं। तो एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, उसमें 5F श्रेणी के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड कहलाते हैं। इसी प्रकार
कोलराउस का नियम क्या है, देखो कोलराउस के नियम पर डिस्कस करते हैं हम, इसको हमेशा क्लियर करते हैं और अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको तरीका बताऊंगा कि हमें क्या लिखना होगा, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या है, अगर हम बात करेंगे, देखो दूसरे का क्या बताओ, ज्ञ का आंसर, दूसरे का ज्ञ का उत्तर, दूसरा ज्ञ का उत्तर क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम कई बार बोर्ड में पूछा गया है। कोलराउस का नियम, देखो कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस के नियम की अगर हम बात करेंगे तो देखो, अगर कोई भी मान लो कि दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, अगर एक तो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्टी, दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, और एक होती है हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्टी है, प्रबल विद्युत अपघट्टी है। दुर्बल विद्युत अपघट्टी की बात करेंगे तो CH3COOH होता है, और हमारे पास NH4OH होगा भाई, आदि मान लें। इसी प्रकार प्रबल की अगर हम बात करेंगे तो प्रबल में होता है, बताओ प्रबल की अगर हम बात करेंगे तो प्रबल में ऐसे विद्युत अपघट्टी जो कि पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्टी कहलाते हैं। पहले तो ये समझो, कोलराउस ने क्या बताया था कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्टी का अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टी की मोला चालकता, उसमें उपस्थित धनायन की मोला चालकता और उसमें उपस्थित ऋणायन की मोला चालकताओं की योग कैसी होती है, बराबर होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो तो हम बात करेंगे, देखो ये कोलराउस के नियम, अनंत तनुता पर मोला चालकता, विलयन में उपस्थित धनायन की मोला चालकता प्लस विलयन में उपस्थित ऋणायन की मोला चालकता की योग कैसी होती है, बराबर होती है। किसी भी विद्युत अपघट्टी में अनंत तनुता पर मोला चालकता, उसमें उपस्थित धनायन की मोला चालकता और उसमें उपस्थित ऋणायन की मोला चालकता की योग कैसे होती है, बराबर होती है। इस प्रकार हमें कोलराउस का नियम लिखना है। इसके एक अनुप्रयोग लिखिए, इसके एक अनुप्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्टी की मोला चालकता को ज्ञात करने की इसमें एक उपयोग होता है कोलराउस के नियम पर, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। तो हमें सीधी यही बात लिखनी है कि किसी भी विद्युत अपघट्टी में अनंत तनुता विलयन में उपस्थित धनायन की मोला चालकता और ऋणायन की मोला चालकताओं की योग कैसे होती है, बराबर होती है, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं, ठीक है। और इसका कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इस बार आ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्त बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे देखो इसको ऐसा हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, एक विद्युत अपघट्टी के 2 ग्राम को 500 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.4 डिग्री की क्या होती है, कमी हो जाती है। 0.40 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी हो जाती है। केल्विन की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 बिलियन से ये लिया गया क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास अणु संख्या गुणधर्म में जो आपको बताया था हमने, बासदा का अपेक्षीय अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये बनाया गया हिमांक के अवनमन से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एक विद्युत अपघट्टी के 2 ग्राम को, सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 घ का उत्तर हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो एक विद्युत अपघट्टी के 2 ग्राम को, कितने ग्राम को, 2 ग्राम को, तो W का मान लिया हमने कितने ग्राम, 2 ग्राम को, सही है। 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो M की बात वो सॉरी काय में घोलने हैं, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने, इसको A मान लो और इसको क्या मान लो, B मान लो, ज़्यादा मात्रा तो उसकी B मान लें, कितने ग्राम, 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 K की कमी आ जाती है। तो कमी की बात करेंगे, डेल्टा TF का मान दे रखा है 0.40 K की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। कि क्या हो जाती है बताओ, कमी हो जाती है, कमी दे रखी है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी कि KF को जो मान दे रखा है मेरे दोस्त, वो दे रखा है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। बिले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, बिले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करनी है हमें। तो बिले का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, तो फार्मूला होता है MA बराबर, सही है, KF गुणा में WA और गुणा में 1000 बटे में डेल्टा TF और गुणा में WB, ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसके मान रखते हैं, KF का मान दे रखा है 512, KF का मान कितना दे रखा है
5.12 और गुणा में WA का मान दे रखा है 2 और गुणा में दे रखा है 1000, ठीक है। बटे में डेल्टा TF के मान की अगर हम बात करेंगे तो दे रखा है 0.40 और WB की मान की अगर हम बात करेंगे तो दे रखा है 50। कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, ठीक है। अब हम आगे अगर हम बात करें तो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 जीरो मत बढ़ाओ, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, पॉइंट से जो है पॉइंट हटा लो। इस वाले पॉइंट से जो है हमने मार्कर चेंज करते हैं, देखो इस वाले पॉइंट से हमने ये वाला पॉइंट हटा दिया, ठीक है। ऊपर रह गया 512 गुणा में 2 और गुणा में कितना 1000 बटे में 40 और गुणा में कितना 50, बटे में 40 गुणा में कितना दे रखा है 50 दे रखा है, ठीक है। तो ये काटेंगे हम 2 जीरो से, हमने 2 जीरो काट दिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और ये कटेगा 2 बार। ये कितने बार कटेगा? ये कटेगा 2 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 512 और गुणा में रह गया 10 और बटे में रह गया 2 गुणा 5, ठीक है। तो 512 और गुणा में 10 बटे में 10, 10 से 10 कट गया। तो MA का मान जो आ गया वो आ गया 512 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ये आ गया इसका अणुभार निकल कर, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल है और एक सवाल 110% मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अणु संख्या गुणधर्म में से एक ना एक सवाल 110% बोर्ड एग्जाम में आता है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ये तो आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, AG और SN तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको हटाते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को आपने उतार लिया होगा, ये देखो क्वेश्चन को उतारते रहो और रफ कार्य करते रहो और अपनी तैयारी को इंप्रूव करो। देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सिल्वर। डी ब्लॉक के एलिमेंट से सिल्वर का परमाणु क्रमांक होता है 47। कितना परमाणु क्रमांक होता है इसका? 47 होता है, ठीक है। AG का मान होता है बच्चे, परमाणु क्रमांक होता है 47। अगर हम इलेक्ट्रॉन मास की बात करेंगे तो 1s2 और 2s2 और 2p6, 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p6, सही है। 5s2 और 5, देखो पहले टोटल परमाणु टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो। यहाँ तक हो गया हमारे पास 2 4 10 12 18 28 30 36 और 2 36 और 36 और 2 38 और 3p कितना आ जाएगा बताओ? 3p आ जाएगा हमारे पास 38 और 36 38 और 6 38 और 6 कितने हो गए? 44। 38 और 6 कितने हो गए? 38 और 6 होगा 44। लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है 47 तक, ठीक है। एक काम करते हैं, आप ना बिल्कुल आसान तरीका ना मैं बता रहा हूँ आपको, देखो क्या लाओगे। देखो बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल अगर ऐसा ना निकल रहा तो आप ना बिल्कुल आसान तरीका देखो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। लेकिन आप यहीं तक ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि डी आगे निकल कर देखो इसके अंदर। अगर हम बात करेंगे तो एस जो स्टार्ट होगा 1 से होगा, 1 2 3 4 और ये स्टार्ट होगा 5 से। पी जो स्टार्ट होता है वो होता है 2 से, तो 2p हो जाएगा, 3p हो जाएगा और हो जाएगा 4p। और डी जो स्टार्ट होता है वो होता है 3 से, तो 3d, ठीक है 3d इतना ही ले लो। क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक होती है किसी का भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो शॉर्ट ट्रिक होती है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो मैं उस तरीके से करके आता हूँ। देखो मैं भी इलेक्ट्रॉन विन्यास भूल गया, लेकिन मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक देखो सवाल कर सकता हूँ। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन विन्यास का मैंने एक स्पेशल क्लास बनाई थी आपके लिए। तो ये आप ऐप पे जाओ, आप जो है यूट्यूब चैनल पर चले जाओ और वहाँ जाकर देखो कि ये ट्रिक थी क्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास की ट्रिक क्या थी। तो शुरुआत करते हैं। देखो एस में इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो एस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं बच्चे 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। यहाँ भी 2 भर देंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ भी 6, यहाँ भी 2, यहाँ पर कितना 10 और यहाँ पर भर देंगे हम 6, ठीक है। अब देखो पहले टोटल इलेक्ट्रॉन गिन कर देखते हैं। 2 4 10 12 18, 2 4 10 12 18 18 20 30 36 और यहाँ भरेंगे हम 2। 36 और 2 कितने हो गए? 36 और 2 के 38। तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और आगे भी करते हैं अभी। देखो और आगे तक चलते हैं हम। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सही है। फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आगे हम देखो बात करते हैं दोस्त, आगे देखो हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 5 3D आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4D और यहाँ पर आ जाएगा 5p और यहाँ आ जाएगा बच्चे क्या बोलते हैं 4s 5s, यहाँ पर आ जाएगा 6x, ठीक है। तो अभी आगे और हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
आगे भी हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ हो गया 38 और यहाँ पर 38, और अगर हम भर देंगे यहाँ पर 9, 38 और 9 कितने हो गए, 38 और 9 हो गए हमारे 47, कितने हो गए 47। देखो इलेक्ट्रॉन मास हमारा बनकर ये आ गया। लेकिन ये एक अपवाद है, इसकी बात करेंगे क्या है, एक अपवाद है। तो अपवाद के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें दिखाना पड़ेगा 1s2 और 2s2। देखो हमें दिखाना पड़ेगा 1s2 और 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ठीक है 3d10, 4s2 और 4p6, सही है, 4d10 और 5s2, 5s1 सॉरी 5s क्या भरना पड़ेगा, हाँ बनना पड़ेगा। मेरे दोस्त कोई भी चीज़ ज़्यादा भारी नहीं होती है, हमें सिर्फ तरीका देखो। मैं भी इसका इलेक्ट्रोमास भूल गया, लेकिन मैंने ट्रिक के द्वारा जो है इलेक्ट्रोमास करके दिखा दिया आपको। तो ये करेक्ट इलेक्ट्रोमास करके आया है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और 5s1। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं हम टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। देखो तो 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36, 46 और कितना हो गया 47 हो गया। इसी प्रकार देखो हम करते हैं एसएन का, कैसे करते हैं एसएन का, एसएन का होता है 50। तो देखो हम जाएंगे यहाँ पर दो ऐसे रखे, देखो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे जाएंगे जैसे हम गए थे। तो 1s2 और 2s2, 1s2 और 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, फिर 4d10, 4d10, ठीक है 4d10 और 5s2 और 5p2, 5s2 और 5p2। तो यहाँ देखेंगे हम 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36, 46, 48 और 2 50। तो इस प्रकार से हम जो है किसी का भी इलेक्ट्रोमास कर सकते हैं। 1 से लेकर 118 तक किसी का भी हम इलेक्ट्रोमास एक ही ट्रिक से कर सकते हैं, और वो ट्रिक का नाम है स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयार रखो चीज़ का। अगले क्वेश्चन में बात करें किलेट से आप क्या समझते हैं, किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दीजिए। देखो अगले क्वेश्चन पर हम बात करें किलेट की, अगर हम बात करेंगे ऐसे लिगेंड जिनके जो बहुदंतुक होते हैं, ऐसे लिगेंड जो बहुदंतुक होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, देखो एथिलीन डायमीन है, एथिलीन डायमीन की अभिन्न की अभिक्रिया अगर मैं कॉपर आयन से कर दूं, अगर मैं 2 ले लूं तो कंपाउंड्स बनकर आ जाएगा बच्चे Cu। और एथिलीन बाइडेंटेड होता है, क्या होता है बाइडेंटेड। एथिलीन जो होता है बच्चे वो होता है बाइडेंटेड, और बाहर दिखा देंगे प्लस का 2। तो एथिलीन डायमीन की अगर हम बात करेंगे, देखो एथिलीन अगर हम डायमीन की बात करें तो कैसा बनेगा, तो फार्मूला बनकर देखो ये आ जाएगा। एथिलीन डायमीन का फार्मूला देखो ये होता है CH2 और यहाँ आ जाएगा NH2, और बच्चे यहाँ भी आ जाएगा NH2, ठीक है। इसी प्रकार देखो इधर CH2 और यहाँ पर NH2, और साथ में यहाँ भी आ जाएगा NH2। ये भी अपना लोंग पेयर देता है, ये भी अपना लोंग पेयर देगा, ये भी अपना लोंग पेयर देगा, और ये भी क्या देगा अपना लोंग पेयर देता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा भाई कि ऐसे लिगेंड, ये देखो ये लिगेंड कैसा है, ये हमारे पास किलेट लिगेंड, कैसे लिगेंड है, देखो ये हमारा किलेट लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की कैपेसिटी रखते हैं, उसको किलेट कहते हैं। और इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है, किलेट कहलाती है। तो किलेट प्रभाव क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखो उदाहरण हमने देखो ये लिख दिया, चैप्टर नंबर 5 से है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसी प्रकार देखो अगला डाईएज़ोनिल लवण से क्लोरोबेंजीन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, समीकरण देनी है, केवल क्या देनी है हमें, समीकरण देनी है, ठीक है। तो देखो इसको हम मूव करते हैं, हल्का सा ऊपर करके देखते हैं, देखो ठीक है भाई। तो देखो डाईएज़ोनियम लवण की बात करेंगे तो ये होता है बेंजीन के साथ, देखो N और यहाँ पर हमारे पास Cl। देखो अब डाईएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड से और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में के साथ क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, जो कि हमारे पास सैडमायर अभिक्रिया है। सैडमायर अभिक्रिया क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको। तो सैडमायर अभिक्रिया से ही डाईएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, जिसको सैडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैडमायर अभिक्रिया। तो यहाँ से निकलेगा, देखो मेरे दोस्त, यहाँ से देखो, यहाँ से निकलेगा H
और यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा Cl और यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से क्या निकलेगा देखो H, तो ये निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त HCl, क्या आ जाएगा HCl प्लस की अगर देखो हम बात करेंगे तो यहाँ से ये Cl अटैक करेगा इस बेंजीन के रिंग पर, तो यहाँ से निकल जाएगा N2, तो साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी और ये बन के आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाने का समीकरण लिखना है, तो देखो ये समीकरण लिख दिया हमने और इसको ही बोलते हैं सेडमायर अभिक्रिया। इसी प्रकार एल्कोहल की जल में विलेयता को समझाइए। एल्कोहल की जल में विलेयता क्या होती है, तो देखो एल्कोहल जल में विलेयशील होता है, हमने बताया है। एल्कोहल की अगर फार्मूले की बात करेंगे तो होता है ROH। ऐसी जल की बात करेंगे, देखो जल का जो फार्मूला होता है वो होता है HOH। और हम करेंगे एल्कोहल की बात करेंगे तो R, ठीक है। एल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है OHR, और जल की बात करेंगे तो होता है HOH, ठीक है। क्योंकि हम बताएंगे आपको, क्यों भाई मेरे दोस्त के जल के अंदर भी हाइड्रोजन अबंध होता है और एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन अबंध होता है। हाइड्रोजन अबंध किसे कहते हैं, ऐसा अबंध जिसमें हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे परमाणु के साथ लगा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अधिक होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन, सही है, के साथ कौन सा बॉन्ड लगाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगाता है। तो इसके ये एल्कोहल है। अगर हम बात करेंगे ये कौन है, देखो ये हमारा एल्कोहल है, ठीक है, ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल और जबकि ये क्या है बताओ, जल है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अबंध होता है, हाइड्रोजन अबंध होता है, जिसपे है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन अबंध लगेगा, देखो यहाँ भी क्या लगेगा, हाइड्रोजन अबंध लगेगा HB, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ भी कौन सा बॉन्ड लगेगा, सॉरी यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। देखो यहाँ भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। देखो यहाँ पर इसको जो है चेंज कर लो आप, इस टाइप से लिख दो, सही है, O और H और H, तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे परमाणु के साथ लगा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उस जगह कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, जिसपे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। दूसरी बात, एल्कोहल जल के अंदर विलय होता है, जबकि कार्बनिक विलायक के अंदर क्या होता है, अविलय होता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए वह जल के अंदर क्या होता है, विलयशील होता है। देखो अब आगे पहुंचेंगे बच्चे, एल्कोहल के जल में विलयत्व को हमने समझा दिया है। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है, और न्यूमेरिकल मिल रहा है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे बड़ा चैप्टर है जो कि 9 नंबर में आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं। 0.1 N नॉर्मल था, ठीक है। तो देखो फोर्थ का क्या का उत्तर करने स्टार्ट कर दिया हमने। तो दे रखिए नॉर्मल था, दे रखिए 0.5, कितने दे रखिए 0.5, 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। देखो विद्युत अपघट्य सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल जो होता है उसमें एक ही बीकर के अंदर दोनों छड़ें पड़ी होती हैं, एक ही बीकर के अंदर दोनों छड़ें पड़ी होती हैं, और उनका कनेक्ट होता है बैटरी से। किससे कनेक्ट होता है, बैटरी से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। एक सेल होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। प्लस वाले को बोलते हैं एनोड और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और ये दोनों ही जो छड़ें हैं ये हमारे पास काय की हैं, पीटी की हैं। कितनी दूरी पर रखी हैं ये, 2 सेंटीमीटर दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हैं, और 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई हैं, यानी कि ये रखा लंबाई कितनी रखी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। दूरी पर रखी गई हैं जिनका क्षेत्रफल भी दे रखा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रतिरोध कितना दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है 20 ओम, सही है। आर की अगर हम बात करेंगे तो कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। सवाल के अंदर पूछ रहा है बच्चे विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता, यानी कि एक तो पूछ रहा है वो कापा का मान और साथ में पूछ रहा है वो तुल्यांक की चालकता यानी कि लैम्डा EQ का मान पूछ रहा है, ठीक है। आपको 2 आंसर निकालने हैं। सवाल क्या नंबर का, 3 नंबर का सवाल है मेरे दोस्त। बिल्कुल इजी सवाल है, इतना इजी सवाल है कि आपको बता नहीं सकता मैं। मतलब कंडीशन ये है कि सवाल का सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का जो फार्मूला होता है, कापा जो होता है वो होता है 1/r और L/A के बराबर होता है, 1/r L/A के बराबर होता है, ठीक है। अगर r की बात करेंगे तो r का मान दे रखा है, वो दे रखा है 20, ठीक है। r का मान दे रखा है 20 और L का मान कितना रखा है, L का मान दे रखा है 2 और A का मान दे रखा है 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा
2 फ्री काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/40। सही है। तो कापा का जो मान आ गया बच्चे, कापा का मान आ गया 1/40, जिसको हम 0 पॉइंट, देखो अगर हम 1 को 40 से भाग करें, ठीक है, तो 0.0 सही है, धुनी 80 और है बच्चा 20, 0 लगा हुआ है 4 5, तो आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 0.025। सही है, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स कापा का मान है, नहीं ओम, सॉरी इस यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं, तो कापा का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चे, होता है ओम और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार वो बोल रहा है कि आपको जो है तुल्यांक चालकता का मान निकालना है, और तुल्यांक चालकता का फार्मूला जो होता है लैम्डा EQ बराबर फार्मूला होता है कापा गुणा में 1000 और बटे में होता है n। ठीक है, कापा का मान कितना दे रखा है 1/40, तो 1/40 और गुणा में कितना दे रखा है 1000 और बटे में n का मान कितना दे रखा है, n का मान है 0.5, कितना है 0.5। तो देखो हम अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे, हल्का सा इसको मूव करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, कैलकुलेशन में देखते हैं, तो लैम्डा EQ का जो मान आ गया वो आ गया, ऊपर 1000 है और गुणा में 10 और आ जाएगा, बटे में 40 और गुणा में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये कटेगा 4 बार। सही है, तो ये आ जाएगा बच्चे, देखो ये आ गया 1000 बटे में 4 गुणा 5, 4 गुणा में 5 काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि ये आ जाएगा 200 अपोन में कितना आ जाएगा 40। अब कटेगा ये 4 पंजे 20, तो ये आ गया 50। तो आंसर हमारा जो आ गया लैम्डा EQ का जो मान आ गया वो आ गया 50। सही है, जिसका मात्रा होता है तुल्यांक इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में आता है मोल इनवर्स। ठीक है, क्या आता है मोल इनवर्स। तो इस प्रकार जो है देखो सवाल होएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखो n का मान दे रखा 0 पॉइंट और लंबाई दे रखी 2 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा 4 और r का मान दे रखा 1/, वो r का मान दे रखा 20 ओम। तो कापा का मान निकालना तो फार्मूला होता है 1/r, फार्मूला होता है बच्चे 1/r, फार्मूला होता है 1/r L/A। ठीक है, तो 1/r और इसका मान 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। इसी प्रकार लैम्डा EQ का मान निकालेंगे तो फार्मूला होता है कापा गुणा में 1000 बटे में होता है n। ठीक है, इस प्रकार से हमें मान निकालना होगा। उसी प्रकार देखो हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में कह रहा है कि पृथक कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखो। पृथक कोटि की अभिक्रिया क्या लिखने हैं, हमें लक्षण लिखने हैं। तो देखो मैं आपको लक्षण लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसे बिल्कुल फाइनल करते हैं, काटते हैं इसको। पृथक कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ख का आंसर, 4 का ख का उत्तर, तो पहला तो आपको ये लिखना है कि पृथक कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन में t और log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता और बटे में क्या होती है अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता और बटे में क्या होती है अंतिम सांद्रता होती है। पृथक कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण जो होता है वो होता है k बराबर 2.303 अपॉन में t log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता बटे में अंतिम सांद्रता। इसी प्रकार देखो पृथक कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल जो होता है वो 0.6932 अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है k। तीसरी बात, पृथक कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स, क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है। इसी प्रकार नंबर 4 पर पृथक कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है dx, वेग स्थिरांक जो होता है बच्चे अभिक्रिया का वेग dx मान लो अपॉन क्या मान लें dt, वो अभिकारक की सांद्रता की घात 1 कैसे होता है समानुपाती होता है। इसी प्रकार 5 नंबर की अगर हम बात करेंगे, सही है, पृथक कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल भी हो गया। ठीक है, और पृथक कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल को हम ऐसे कर सकते हैं, अर्धायु काल जो होता है 1 की घात 0 कैसे होता है समानुपाती होता है। ठीक है, ये वाली बात हम चारों बार लिख देंगे। तो पृथक कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखने हैं, सिर्फ आपको 3 लक्षण लिखने हैं, क्योंकि सवाल कितने नंबर में दे रखा 3 नंबर में दे रखा, जबकि मैंने आपको कितने लक्षण बता दिए 5 बता दिए। ठीक है, तो देखो याद रखना आपको पृथक कोटि की अभिक्रिया के लक्षण अगर आ जाना बोर्ड में। तो अगली बात करेंगे, देखो अगर हम बात करेंगे इसको इरेजर करते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो गैप कह रहा है फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए, यह ग्लूकोज की संरचना से किस प्रकार की भिन्न है। तो ग्लूकोज की संरचना अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे और एक हमारे पास ग्लूकोज,
एक तरफ है ग्लूकोज, एक तरफ फ्रक्टोज। इसका फार्मूला भी C6H12 है और O6 होता है। इसका फार्मूला C6H12 और O6 होता है। फ्रक्टोज के अंदर CH2 और OH और C डबल बॉन्ड के साथ O, CHOH और CHOH, साथ में CHOH और लास्ट में आ जाएगा CH2 और OH। इसी प्रकार CHO और CHOH, CHOH, CHOH और CHOH, लास्ट में आ जाएगा CH2OH। ठीक है, OH। ये बात कर रहे हैं ग्लूकोज की और ये बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में सिर्फ एक ही अंतर है। ग्लूकोज के अंदर कीटोन समूह होता है और फ्रक्टोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है। ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर 2 प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, जबकि फ्रक्टोज के अंदर 1 प्राथमिक एल्कोहल होता है। फ्रक्टोज के अंदर 3 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, जबकि ग्लूकोज के अंदर 4 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं। इस प्रकार इसमें क्या है, अंतर है। विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघट्य सेल में क्या अंतर है, इसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल में क्या अंतर है, इसके बारे में देखो हम डिस्कस करते हैं। तो एक तरफ लिखता हूं बच्चे मैं, एक तरफ लिखते हैं हम विद्युत अपघट्य सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल, और एक तरफ लिखते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघट्य सेल के अंदर एक ही रोड के अंदर, वो सिर्फ एक ही बीकर के अंदर दोनों रोटा पड़ी होती हैं, एक ही बीकर के अंदर दोनों रोटा होती हैं, और इनका कनेक्ट जो होता है वो एक बैटरी से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है, बैटरी से। जबकि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर, जबकि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर अलग अलग बीकर के अंदर अलग अलग छड़ होती हैं, अलग अलग बीकर के अंदर क्या होती हैं, अलग छड़ होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक सेल है। इसका ये एक स्वतः अभिक्रिया, और यहाँ पर लगा देंगे हम वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो समझो, इसके बीच में हमें एक लवण सेतु लगाना होता है। क्या लगाना होता है, लवण सेतु। ठीक है, ये हम बात मान लेते हैं। यहाँ पर जो होता है ZnSO4 का विलयन होता है, और यहाँ पर होता है CuSO4 का विलयन। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी सी बात बतानी है हमें, सिर्फ अंतर बताना है कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल में क्या अंतर है, ये वाली बात बतानी है। तो 3 नंबर में सवाल है, 3 ही अंतर बताने हैं, लेकिन मैं आपको 5-6 अंतर बता दूंगा। देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यहाँ पर इसमें जो प्लस वाला सेल है, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। प्लस वाला जो होता है वो होता है कैथोड, और माइनस वाला जो होता है वो होता है एनोड। क्या होता है, एनोड। इसमें जो प्लस वाला होता है वो होता है एनोड, वो क्या होता है, वो होता है एनोड, और माइनस वाला जो होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। पहली बात, पहला अंतर तो आपको ये लिखना होगा कि यह एक अस्वतः अभिक्रिया है। क्या है, अस्वतः अभिक्रिया है जिसमें बैटरी लगी होती है, जबकि यह क्या है, एक स्वतः अभिक्रिया। पहली बात देखो, पहला जो एग्जाम्पल यही लिखना आपको, पहला अंतर कि यह है विद्युत अपघटन सेल एक अस्वतः अभिक्रिया है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक स्वतः अभिक्रिया है। दूसरी अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो यह है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तीसरी अगर हम बात करें भाई, तो तीसरी बात में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें एनोड जो होता है प्लस का होता है, जबकि इसमें एनोड जो होता है वो काय का होता है, माइनस का होता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे, विद्युत अपघटन सेल में कैथोड काय का होता है, माइनस का, और विद्युत रासायनिक सेल के अंदर कैथोड काय का होता है, प्लस का होता है। ठीक है, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, 5 पॉइंट की बात करेंगे, तो 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें लवण सेतु होता है, इसमें लवण सेतु होता है, जबकि इसमें लवण सेतु नहीं होता है। इस प्रकार आपको लिखना होगा। बहुत अच्छे लेवल पर मैंने आपको पढ़ाया है, जाकर पढ़ो। ठीक है, तो विद्युत अपघटन सेल और विद्युत रासायनिक सेल में कुछ भी अंतर नहीं है, बस यही बात बतानी है आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वथनांक का उन्नयन से आपका समझते हैं, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो देखो, फिर एक सवाल चैप्टर नंबर 1 से आया है, अणुसंख्या गुणधर्म से। अणुसंख्या गुणधर्म से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन बन रखा है, क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है डेल्टा TB होता है, जो कि TS माइनस के T नोट B के बराबर होता है। TS माइनस के T नोट के कैसे होता है, बराबर होता है। तो हम बोलेंगे जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर, देखो क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक के बाष्पदाब में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ की वाष्प क्या होती है, कम हो जाती है। उस भाप को 1 ATM वाष्प के बराबर करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया ताप जो होता है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हम, ये भी अगर आपको याद नहीं है, दूसरी परिभाषा हम बनाते हैं फार्मूले से, कि विलयन का क्वथनांक, किसका क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, 4 नंबर में सवाल है, एक द्रव का क्वथनांक कितना रखा है बच्चे, एक द्रव का क्वथनांक। देखो,
एक द्रव का क्वथनांक की बात करें तो द्रव दे रखा टी नोट का मान दे रखा बच्चे, वो दे रखा है 350 केल्विन। 2 ग्राम एबासिल विलेय पदार्थ घोलने पर, तो एबासिल विलेय पदार्थ WA का मान दे रखा, कितना रखा है 2 ग्राम। एबासिल विलेय पदार्थ घोलने पर एबासिल विलेय पदार्थ को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 350.50 के हो जाता है। तो किसमें घोला गया है, ये जो घोला गया है बच्चे, यानी कि 2 ग्राम एबासिल विलेय पदार्थ को जो घोला गया है वो ब्लैक में घोला गया है, और ब्लैक की मात्रा कितनी है 100 ग्राम है। ब्लैक की मात्रा कितनी है 100 ग्राम है। तो जब 2 ग्राम एबासिल विलेय पदार्थ को शुद्ध ब्लैक में घोलते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़कर, तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर 350.50 के हो जाता है, 350.50 के हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, यानी कि MA का मान क्या करना है, हमें निकालना है। साथ में क्या रहा है कि साथ में बोल रहा है बच्चे द्रव के लिए KB का मान दे रखा है, द्रव के लिए KB का मान दे रखा भाई, वो दे रखा है 2.50 केल्विन किलोग्राम, और दे रखा साथ में दे रखा है मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। तो फार्मूला होता है देखो, पहले डेल्टा TB का मान निकालो। डेल्टा TB का मान निकालेंगे तो फार्मूला होता है TS और माइनस के TB नोट। तो TS का मान दे रखा 350.50 के, उसका दे रखा 350। जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.50 के, 0.50 के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये हमें मान बिल्कुल अलग सा निकाला हमने, क्योंकि वो सवाल में बोल रहा है कि एक कह रहा है एक द्रव का क्वथनांक कितना दे रखा है 350 के दे रखा है, और 2 ग्राम एबासिल विलेय पदार्थ को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर, 100 ग्राम द्रव में घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़कर 350.50 के हो जाता है। तो विलेय का एबासिल विलेय पदार्थ का अणुभार की गणना करनी है, जबकि द्रव के लिए KB का मान 250 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स दे रखा है। तो फार्मूला होता है हमारा मेरे दोस्त, वो होता है MA बराबर होता 1000 गुणा में KB और गुणा में WA और बटे में डेल्टा TB और गुणा में WB। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1000 और गुणा में KB की अगर बात करेंगे KB की, तो KB का मान दे रखा, वो दे रखा है 2.50 और गुणा में WA का मान दे रखा है, WA का मान दे रखा है 2 और बटे में डेल्टा TB का मान की अगर बात करेंगे, डेल्टा TB का मान दे रखा बच्चे 0.50 हमने निकाल लिया, और WB का मान दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100। तो MA की मान की अगर हम बात करेंगे, देखो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटाते हैं 0 पढ़ाते हैं, देखो ये पॉइंट हटेगा तो यही पॉइंट हट जाएगा। सही है, 100 से 3 0 से 3 0 कट जाएंगे तो ऊपर रह गया, देखो ऊपर की अगर हम बात करेंगे 250 और गुणा में रह गया 2, ऊपर रह गया 250 और गुणा में कितने रह गया 2 रह गया, बड़े में कितने रह गया 5, बड़े में कितने रह गया 5। दो संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट से पॉइंट चला गया, और यहाँ नीचे बटे में 3 0 है, ऊपर भी 3 0 काट दिया हमने, ऊपर रह गया 250 गुणा में 2 और नीचे रह गया 50। सही है, ये कट जाएगा आपका 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 5 25, ये आ जाएगा 5 50 गुणा 2 तो आ जाएगा 100। तो हम बोलेंगे MA का मान जो आ गया वो आ गया 100 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। इस प्रकार से देखो ये इसका भी आंसर आ गया। तो बहुत इजी सवाल होता है बच्चे, बिल्कुल इजी सवाल होता है, हमें सिर्फ तरीका समझना है। ठीक है, वीडियो तो लेंथी हो रही है, वीडियो की तो कंडीशन नहीं है, वो तो लेंथी हो रही है भाई, क्योंकि हम अनसोल्व पेपर कर रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल पर। हर एक सवाल को मैं आपको समझा रहा हूँ कैसा सवाल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। देखो, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फिर एक सवाल आ गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देखो हम बात करेंगे तो Mg सॉलिड से जो बनना है बच्चे, Mg सॉलिड से क्या बनना है, Mg प्लस के 2 बनना है, और 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर लगा देंगे। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। दूसरी की बात करेंगे, कॉपर प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है Cu सॉलिड। क्या बना रहा है, देखो साथ में क्या बना रहा है, ये बना रहा है Cu सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन जो होता है वो होता है हमारे पास, रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे ये होता है कैथोड पर। किस पर होता है, कैथोड पर होता है। ओवल और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवल और रिएक्शन जो आ जाएगी वो आ जाएगा Mg सॉलिड प्लस का Cu प्लस का 2 एक्वा, और एरो के बाद Mg प्लस के 2 और Cu सॉलिड। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन अपचयन एक साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रिडॉक्स, इसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एन की बात करेंगे तो एन का मान 2 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और दिया है सवाल के अंदर दे रखा है E0 सेल का मान दे रखा है, तो एक फार्मूला होता है E0 सेल बराबर फार्मूला होता है E0 कैथोड और माइनस का होता है E0 एनोड।
कैथोड पर जो है, कैथोड पर कॉपर है और कॉपर का मान दे रखा है 0.34 और माइनस का। एनोड पर जो है, एनोड पर मैग्नीशियम है, उसका मान दे रखा है माइनस के 2.37 वोल्ट। तो हम बात करेंगे प्लस का 0.34 और प्लस का 2.37 वोल्ट। हम बात करेंगे 1, 6, 7 और 2.71 वोल्ट। कितना माना गया? 2.71 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नैनो समीकरण जो होती है, विद्युत बल की गणना करा रहा है, तो नैनो समीकरण जो होती है EMF बराबर में ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में कितना होता है? n होता है और log बेस 10। सही है। अभी उत्पाद के साथ तो उत्पाद पर तो दे रखा है, वो दे रखा है 10 की पावर 2 और अभिकारक जो है, अभिकारक दे रखा है क्या बताओ? Cu प्लस का 2। नैनो समीकरण से ये सवाल है और बहुत इजी सवाल, एक सवाल 110% नैनो समीकरण पर आता है, तो ये नैनो समीकरण पर ही सवाल दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको मूव करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, सबके मान हमें मिल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन EMF का मान हमें निकालना है मेरे दोस्त। तो ई नोट सेल का जो मान आ गया, ई नोट सेल का मान कितना आ गया? वो आ गया 2.71 और माइनस के 0.0591 अपॉन में कितना रखा है? 2 और log बेस 10। सही है। मैग्नीशियम की सांद्रता की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की सांद्रता जो दे रखी है, वो दे रखी है 0.1। कितनी दे रखी है? देखो मैग्नीशियम की सांद्रता दे रखी है 0.1, जबकि इसकी दे रखी है 0.001। ठीक है, करके देखते हैं सवाल को। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन EMF वोल्ट और माइनस के 2.71 और माइनस के 0.0 काटो, चलो इसको डायरेक्टली इसको काट के चलते हैं। देखो ये काटेंगे तो ये कटेगा हमारे पास 2, 9, 10, 5, तो ये कटेगा बच्चे 0.0295 और log बेस 10। अच्छा, इसका मान हम रखना भूल गए, तो इसका मान है हमारे पास 0.1 और इसका मान है 0.001। ठीक है, पॉइंट जोड़ेगा, अगर पॉइंट जोड़ेगा तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, 0.001 3 जीरो बढ़ेंगे और नीचे कितने जीरो बढ़ेगा? 1 जीरो बढ़ेगा, तो आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा डायरेक्टली 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और log 100 का जो मान होता है, log 100 का जो मान होता है 2.71 माइनस का 0.0295 और log 100 का मान जो होता है वो होता है 2। ठीक है, तो सवाल की जो कंडीशन बनकर आगे वो ये बनकर आगे देखो EMF बराबर ये आ गया 2.71 और माइनस का 0 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.0591। ठीक है, अब 2.71 में से हमें घटाना है 0.005 0.059 घटाना है। तो जीरो डालो आप, इसको घटा कर देखो, है बचे 9, यहाँ बचा 0 और यहाँ 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ आ गया 2.65। तो कितना आ गया बताओ? ये आ गया साइड से लेकर उधर को। ठीक है, तो ये आ गया 2.65 वोल्ट। 2.65 वोल्ट आ गया आंसर, 2.65 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन EMF का जो मान है वो आ गया 2.65 वोल्ट। ठीक है, 4 नंबर में सवाल दे रखा है, लेंथी सवाल है, 4 नंबर में सवाल दे रखा है, तो इसलिए ये देखो हमने आपको देखो ये करा कर दिखा दिया। ठीक है भाई, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने आपको करा के। ठीक है, तो निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल निकलना है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से सवाल को उठा कर लेके चलने हैं और बिल्कुल सही तरीके से आपको सवाल करना है, बिल्कुल छाप देना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। अगले सवाल पर देखो बात करेंगे, अगले सवाल पर बात करेंगे, इसको हम हटाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व क्या है? प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के नाम और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास करने हैं। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है अगला। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? बेतत्व परिभाषा हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। बेतत्व जो कि 3D के बेतत्व जो 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन संख्या क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो परिवर्तित ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, परंतु फर्स्ट बी को छोड़कर। तो परिभाषा हमें ये लिखनी है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो जो परिवर्तित संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको प्रथम संक्रमण तत्व, और प्रथम संक्रमण तत्व जो होते हैं वो होते हैं 3D वाले। कितने होते हैं? 3D श्रेणी वाले। और 3D श्रेणी में जो आते हैं वो परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30 दे रखे हैं। इसमें आता है Sc, ट्राइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकिल और कॉपर, और लास्ट में आता है जैटन आता है। कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाओ।
Sc का भी और टाइटेनियम का भी, वेनेडियम का भी, क्रोमिनियम का भी, और क्रोमिनियम के बाद है Fe नहीं Mn, मैग्नीज, साथ में Fe, NiCO और C कोबाल्ट, निकिल कोबाल्ट, सॉरी आगे पीछे हो गया। देखो आयरन के बाद पहला आता है आयरन, आयरन के बाद आता है हमारे पास कोबाल्ट, आयरन के बाद जो आता है वो आता है कोबाल्ट, CO, फिर आता है निकिल, और फिर आ गया Cu, और फिर आ गया हमारे पास Zn। परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है, इसका 24 होता है, इसका 25 और 26, 27, 28 और 29 और 30 हो गया। ठीक है, इसमें करेंगे तो 1s2 और 2s2 और 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d1, 3d कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इससे करेंगे तो 3d कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3d कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इससे करेंगे तो सही है 4s1, 3d कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये अब बाद है। इसी प्रकार से करेंगे तो 4s2 और 3d कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से करेंगे तो 3s2 3d कितना आ जाएगा बताओ 3d आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका हो जाएगा, इसी प्रकार देखो इसका हो जाएगा, इसी प्रकार देखो इससे करेंगे तो 4s1 और 3d कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीतम श्रेणी के संकर तत्वों का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोविन्यास करके दिखाना है। तो हमें जो है ऐसा कर देंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सबर से, बिल्कुल शुरुआत हाथ रो कर आराम से अपना राइटिंग को साफ लिख के आपको इलेक्ट्रोविन्यास करके दिखाना है, जिससे कि आपके नंबर और भी ज़्यादा क्या हो में इंप्रूव हो में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखो, निम्नलिखित उपसह संयोजक के नाम लिखिए। सूत्र लिखना, सॉरी क्या लिखना है हमें, सूत्र लिखना। क्या नंबर में सवाल दे रखा है 1+1+1+1, यानी कि 1+1+1+1+, यानी 4 नंबर का सवाल दे रखा है। 4 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल चैप्टर नंबर 5 का सवाल आ गया है। चैप्टर नंबर 5 का देखो ये सवाल दे रखा है, इजी सवाल है। देखो सबसे पहले कह रहा है टेट्रा कार्बोनिल, सबसे पहले जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है टेट्रा कार्बोनिल और निकिल 0। क्या दे रखा है, निकिल जीरो। तो टेट्रा कार्बोनिल का फार्मूला होता है CO का होल 4, और निकिल की बात करेंगे तो होता है Ni, सही है, का 0। पहले बात तो हमारा देखो ये निकल का आ गया, सूत्र लिखना था टेट्रा कार्बोनिल निकल का सूत्र लिखना, तो ये लिख गया। नंबर 2 पे देखो हम बात कर रहे हैं, तो नंबर 2 पर बात लिख रहा है डाइक्लोरो। क्या लिख रखा है यहाँ पे देखो, डाइक्लोरो 20, डाइक्लोरो 20, और साथ में लिख रखा है एथेन 12 डाइअमीन, और साथ में लिख रखा है कोबाल्ट। ठीक है, क्या लिख रखा है देखो, लिख रखा है कोबाल्ट और थर्ड, और लिख रखा है क्लोराइड, और लिख रखा है क्लोराइड। तो हम बात करेंगे डाइक्लोरो है तो Cl2 कर दो। एथिलीन डाइअमीन का फार्मूला होता है En का होल ट्वाइस कर दो, 20 दे रखा है, और साथ में क्या रखा है कोबाल्ट होता है Cu, सही है। ऑक्सीजन की बात करेंगे 2 आ रही है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम Cl। ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो देखो इस प्रकार से देखो ये इसका सूत्र बनेगा, ये है डाइक्लोरो 20 डाइएथिलीन कोबाल्ट और थर्ड और क्लोराइड। ठीक है, उसी प्रकार देखो आगे बात करेंगे। देखो फिर आगे लिख रखा है पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, नंबर 3 पर बात करेंगे तो लिख रखा है पेंटाएमीन कार्बोनेट पेंटाएमीन कार्बोनेट कोबाल्ट और थर्ड लिख रखा है क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो पेंटामीन की बात करेंगे तो पेंटामीन यानी कि NH3 का होल 5, और कार्बोनेट होता है CO3, और कोबाल्ट है CO, और क्लोराइड अगर बात करें क्लोराइड की बात करेंगे Cl आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन की इसकी होती है, एक इसकी होती है, तो -2 -1 बराबर में जाकर +3 आ जाएगी। इसी प्रकार देखो नंबर 4 पर हम बात करेंगे। नंबर 4 पर बात रखा है टेट्रामीन, टेट्रा माने 4 अमीन, NH3 है लेता हूँ मैं, NH3 का होल 4। एक्वा का फार्मूला होता है H2O, क्लोराइडो होता है Cl, और फिर लिख रखा है कोबाल्ट। क्या लिख रखा है देखो कोबाल्ट का होता है CO। ठीक है, और बाहर जो लिख रखा है माइनस का Cl2, हमें Cl2 लाना पड़ेगा। अगर 3 आ रहा तो क्या लाना पड़ेगा, Cl2 लाना पड़ेगा। इस प्रकार से देखो ये सब इसके नाम के क्या होंगे, अणुसूत्र हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 6 का क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो किसका दे रखा है, 6 का क्या आंसर दे रखा है।
तो छठे के आंसर की अगर हम बात करेंगे, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखनी है, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखनी है। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है CH3CH2 और Br। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, सिल्वर एसीटेट से। सिल्वर एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COOAg। सिल्वर एसीटेट के साथ क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं, तो बनेगा देखो यहाँ से निकलेगा Br, यहाँ से निकलेगा Ag, तो ये आ जाएगा CH3COO और यहाँ रह गया C2H5, क्या रह गया C2H5, साथ में क्या आ गया AgBr, साथ में क्या आ गया AgBr। सवाल नंबर 2 पर बात करते हैं, ये नंबर 1 पर आ गया, नंबर 2 पर बात करते हैं। नंबर 2 पे 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो देखो CH2 CH और CH और यहाँ पर रखा है CH2, यहाँ पर रखा है 2 ब्रोमो, ये लिख रखा है 2 ब्रोमो, सॉरी मेरे भाई 2 ब्रोमो, तो ब्रोमो होगा तो Br होगा, ब्रोमो होगा तो क्या होगा Br होगा, तो ये लिख रखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन को किससे रिएक्शन कर रहे हैं, को रिएक्शन कर रहे हैं हम एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। किस फॉर्म में आइए, एल्कोहलिक फॉर्म में। अगर हम इसके साथ गर्म करेंगे, ठीक है, तो जो इसको मैं हटाता हूँ जरा ऐसे, तो देखो जब हम K+ और OH नेगेटिव जब हम यहाँ से अटैक मारेगा, तो K अटैक मारेगा किस पर, Br पर। किस पर अटैक मारेगा, Br पर। तो फॉर्म जो बन कर आ जाएगी वो बन कर आ जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है, फॉर्म जो बन कर आ जाएगी वो बन कर आ जाएगी हमारे पास KBr। क्या बन कर आ जाएगी KBr। तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H, और H जाएगा किसके साथ, OH के साथ, साथ में क्या जाएगा H2O, ठीक है, प्लस क्या बनकर आ जाएगा यहाँ पे CH3 और साथ में CH2 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और CH2। या फिर देखो ये रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये इस रिएक्शन का नाम है बीटा बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, बीटा बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी भी हेलो एल्केन की अभिक्रिया यदि एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ करते हैं, तो एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें जो हेलो एल्केन का जो अल्फा वाला जो कार्बन होता है, अल्फा के पास में जो कार्बन होता है बीटा कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, जिससे कि एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। तो देखो ये भी बीटा कार्बन था, ये भी बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन देखो ये भी बीटा कार्बन है। अगर H यहाँ से निकल गया तो H यहाँ से भी निकल सकता है, तो या करके फिर ये भी बन सकता है CH3 और CH डबल बॉन्ड के साथ CH और CH2, ठीक है, ये बनेगा 20%, जबकि ये कितना बनता है, ये बनता है 80%। इसका नाम है ब्यूटीन 1 और इसका नाम है ब्यूटीन 2। क्या नाम है इसका, ब्यूटीन 2। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि विलोपन अभिक्रिया, जिसको बीटा बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसने सेट जेफ ने इसके बारे में बताया था, सही है। जो E1 और E2 अभिक्रिया भी आपको मैंने बताया था कि E1 E2 अभिक्रिया जो होती हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक के साथ अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो साथ में बनेगा 20% बनेगा, हम मानेंगे 20% ब्यूटीन 1 और 80% ब्यूटीन 2, साथ में KBr और साथ में H2O, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, इसको देखो आप उतार कर देखो क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे देखो बात करते हैं, इसको हटाते हैं। अगले क्वेश्चन में जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर किस पे जाते हैं, देखो नंबर जाते हैं 3 पर। फार्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है SCHO की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, सांद्र कास्टिक पोटास से। कास्टिक पोटास का फार्मूला होता है NaOH, सही है। कास्टिक पोटास, अगर चलो पोटास की बात कर लो तो पोटास का जो फार्मूला होता है बच्चे वो होता है KOH। क्या होता है, KOH, सही है। को क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं, और ये भी कितना % होता है, 50% होता है। फॉर्म कैसी होती है इसकी, सांद्र अवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा एल्कोहल का अणु बनेगा और एक बनेगा सोडियम फास्फेट। क्या बनेगा, एक बनेगा बच्चे सोडियम फास्फेट, यानी कि HCOONA। ओके, अगर हम गुणा कितने करेंगे, 200 गुणा हम यहाँ मार देंगे, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है। तो जब फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी भी कास्टिक क्षार के साथ करने पर, गर्म करने पर, एक अणु बनता है एल्कोहल का और एक अणु बनता है सोडियम फास्फेट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनोजारो अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनोजारो अभिक्रिया, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करेंगे, तो नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं। देखो फार्मल्डिहाइड का फार्मूला देखो ऐसे लिख लो उसको, फार्मल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, किस रिएक्शन कराते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करेंगे, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो देखो ये जाएगा इसके पास और जबकि ये जाएगा इसके पास, तो ये आ जाएगा CHH, ठीक है,
के साथ O के साथ आ जाएगा Mg और आ जाएगा Br, साथ में आ जाएगा CH3, क्या आ जाएगा CH3। रिएक्शन किससे करेंगे, HOS से। रिएक्शन किससे करेंगे, HOS से। जब HOS से हम रिएक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त, सही है। तो यहाँ से निकल जाएगा NaOH, तो यहाँ से निकल जाएगा MgOH और साथ में आ जाएगा यहाँ पे Br प्लस ये आ जाएगा CH3 और साथ में आ जाएगा CH2 और आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा OH। तो बन गया जब फॉर्मल्डिहाइड की मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रेनाइड अभिकर्मक से जब अभिक्रिया करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो माध्यमिक यौगिक बनता है और माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करने पर क्या बनता है, प्राथमिक अल्कोहल बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करेंगे तो देखो 5वें नंबर पर जाकर देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3 CH2OH और अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि CH3 CH2 और एक Cl बनेगा, एक बनता है POCl3 और एक बनता है HCl, क्या बनता है HCl, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखने, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखने। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चे वो लिख रखा है CH3 और फिर लिख रखा है CH डबल बॉन्ड के साथ CH और फिर CH के साथ लिख रखा है Br और फिर सामने लिख रखा है CH3, क्या लिख रखा है CH3। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें गिनती ऐसे करेंगे 1, देखो गिनती 2 है हम करेंगे वो इधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, सही है। तो 4 नंबर पे है 4 ब्रोमो, ठीक है। 5 के लिए पेंटेन और नंबर 2 पे है इन, पेंटेन और नंबर 2 पे है इन, पेंटीन 2 इन, पेंटीन और ये है 2 इन, पेंटीन 2 ई, ठीक है। नंबर 30 की अगर हम बात करेंगे तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इस पर बात करते हैं नंबर 2 पर। IUPAC नाम तो बताना है हमें। यहाँ पर लिख रखा है CH3 सॉरी CH2 के साथ लग रहा है Br, CH2 के साथ लग रहा है Br और यहाँ पर लग रखा है C, इसके साथ 3 CH3 लगो में CH3 और यहाँ लिख रखा है CH3। तो इसकी काउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऐसे करेंगे 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 3 के लिए 1 ब्रोमो और 2 नंबर पर डाई तो 2,2 और डाईमेथिल और कार्बन कितने हैं 3, तो 3 के लगता है प्रोपेन, क्या लगता है, ये लगता है प्रोपेन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नंबर 4 थर्ड पे देखो थर्ड की अगर हम बात करेंगे बड़े दोस्त तो ये लिख रखा है देखो, हाँ CH3 और CH2 साथ में CH3 CH2 और CH2 और साथ में CH और फिर CH के साथ लग रहा है I और फिर लग रहा है CH2 और साथ में दे रखा है CH3 और यहाँ पर लिख रखा है C के साथ इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है CH3 है, ठीक है। नाम की अगर हम बात करें देखो नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम जो लिख रखा है ये जो है ये इसका नाम है 1 2 3 4 यानी कि ये है हमारे पास तृतीयक ब्यूटेन, ये क्या नाम रखा तृतीयक ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं नाम की बात करते हैं। नाम कैसे गिनती कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के लिए क्या लगता है देखो 7 के लिए लगता है हमारे पास तो यही पूर्ण लगाना पहले आता है आई फिर आता है बी। तो एक काम करते हैं हमारा आ जाएगा 4 नंबर पर, देखो 4 नंबर पर आ जाएगा, यह आ जाएगा तृतीयक ब्यूटेन और नंबर 3 पर होता है आइडो, क्या होता है आइडो और 7 कार्बन तो साथ ले लेगा हेप्टेन, क्या लगेगा हेप्टेन, ठीक है। इस प्रकार आ गया। इसी प्रकार देखो इस पर बात करते हैं, देखो नंबर जो है इस पर अगले पे बात करते हैं, देखो इस पर बात करते हैं। ये लिख रखा है देखो CH3 साथ में CH3 और CS इधर को लिखते हैं, देखो CH3 और इधर लिखते हैं, देखो इसको CH3 और साथ में C और है भी CH3 दे रखा है और इधर रखा है C के साथ Br भी है, C के साथ Br भी है और फिर आगे लिख रखा है CH2 और फिर लिख रखा है CH3, ठीक है। 1 2 3 4 के लिए लगेगा ब्यूटेन, क्या लगेगा देखो इसके लिए लगेगा ब्यूटेन और नंबर 2 पे रखा है ब्रोमो 2 ब्रोमो और 2 मैथिल और ब्यूटेन, ठीक है। इसके नाम की अगर हम बात करेंगे तो इस पर देखो कार्बन एक सेल इधर है और एक सेल इधर है और इधर भी CH3 चलो इधर करके देखते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। इधर करके देखते हैं इसको
सी के साथ Cl लगा हुआ है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है CH3 है। गिनती की बात करेंगे 1 2 3, तो 2 क्लोरो और 2 मैथिल, 2 क्लोरो 2 मैथिल 1 2 3, 2 के निकलेगा प्रोपेन, क्या लग जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तुम निम्नलिखित का आईपीएसी नाम लिखो। मैंने सबके पांचों के पांचों आईपीएसी नाम आपको लिख के दिखा दिए। 1+1+1+1+1 यानी कि एक आईपीएसी 1 नंबर का है। तो इस प्रकार टोटल 5 आईपीएसी हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है। सवाल नंबर देखो फर्स्ट है। ठीक है, प्रोपेन बनओल का फार्मूला होता है CH3 और CH2, प्रोपेन बनओल और CH2 और फिर CH2 और फिर लिख रखा है यहाँ पे OH को क्षारीय KMnO4 के साथ क्या करना है, हमें अभिक्रिया करनी है। तो ऊपर लिख रखा है KMnO4, ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से निकलेगा H2O, क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O, यहाँ पर निकलेगा H2O, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CHO। फिर उसका पुनः कर देंगे ऑक्सीकरण, क्या कर देंगे पुनः ऑक्सीकरण कर देंगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा CH3 CH2 और COOH, क्या बन जाएगा COOH। तो प्रोपेन बनओल का क्या कर रहा हमने, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो पहला बनेगा क्या बोलते हैं प्रोपेटेल्डिहाइड, फिर बनेगा क्या बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 2 पर बात करेंगे। फिनोल की क्षारीय, अच्छा फिनोल का दे रखा है, फिनोल का क्षारीय NOH से रिएक्शन करेंगे, किससे करेंगे NOH से रिएक्शन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करते हैं कितने पर 340 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पर निकलेगा 2Na2, तो यहाँ पर देखो इसके बाद जो बनता है ना माध्यम युग बनता है तो निकलता है H2O, 2H2O और साथ में NaCl निकलेगा, माध्यम युग बन गया। लास्ट में आके हमारे पास पिछली वीडियो इसी बात की थी, पिछली वीडियो ये है हमारे पास सैडमर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, सैडमर अभिक्रिया। तो आप जो है आपको डायरेक्टली लिख कर दिखाना है। आपको सैडमर अभिक्रिया के अंदर आपको क्या करना है, फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति, फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार तथा क्लोरोफॉर्म के साथ 340 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करते हैं तो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, जिसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड भी कहते हैं, जो कि एक सैडमायर अभिक्रिया है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सैडमायर और कोल्बे और क्या बोलते हैं युग्मन और थैलिन अभिक्रिया कराई थी मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में, वहाँ पर जाकर देख लो, रिएक्शन हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, फिनोल की तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो नंबर 3 पर बात करते हैं। देखो फिनोल की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, HNO3 से। अगर ये तनु है, कैसा है तनु है, तो हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर लगा देंगे NO2 ग्रुप। इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक लगा देंगे हम यहाँ पर, साथ में क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा, तो आ जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और ये आ जाएगा पैरानाइट्रोफिनोल। फिर कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड का मेथॉक्सी बेंजीन से अभिक्रिया। तो मेथॉक्सी बेंजीन का फार्मूला होता है C6H5 और O और CH3, यह है मेथॉक्सी बेंजीन। किस रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से यानी कि HI से अभिक्रिया कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा C6H5 और साथ में बनेगा OH और प्लस में बनेगा CH3I, यानी ये बनेगा फिनोल और साथ में बनेगा फिनोल के साथ बनेगा मेथिल आयोडाइड। 5 नंबर पर बात करते हैं। देखो 5 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर पर देखो प्रोपेन बनओल प्रोपोक्सी अम्ल का बनना है, प्रोपेन बनओल से। तो प्रोपेन बनओल का फार्मूला होता है CH3 CH2 प्रोपेन बनओल और बनओल। ठीक है, रिएक्शन किससे कर रहा है वो, प्रोपोक्सी। अच्छा, प्रोपेन बनओल से क्या बनाना है, प्रोपोक्सी बनओल बनाना है, प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना है। तो एक काम करते हैं हम, तो इसकी रिएक्शन हम करते हैं। अच्छा I और CH2 और CH2 और CH3, हमें तो ऑक्सीलिक आना ना, ऑक्सीलिक आना तो हम रिएक्शन ऐसा कर लेंगे। देखो तो यहाँ से निकल जाएगा, ये प्रोपेन बनओल है, ये प्रोपेन आइडोप्रोपेन है, ये क्या है आइडोप्रोपेन। इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा HI, क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा HI, तो ये बनकर आ जाएगा CH3 CH2 CH2O और CH2 और CH2 और CH3। तो ये आ जाएगा प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये वाला क्वेश्चन जब कर लिया था हम आधा वाला छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 7 का, सही है। 7 में आपको देखो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 का ख वाला क्वेश्चन। क्या होता है जब केवल समीकरण लिखनी है, चाहे तो आप समीकरण लिख कर दिखा दो,
समीकरण लिखा जैसे मैंने कराया, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कर दोगे, लेकिन आप जो है ट्रिपल लिख के दिखा रहा हूँ मैं। देखो आपको ट्रिपल डी का मतलब ये होता है मेरे दोस्त 1 + 2 + 2, यानी कि पहले वाली टिप्पणी है 1 नंबर की, दूसरी वाली टिप्पणी 2 नंबर की, तीसरी वाली टिप्पणी है 3 नंबर की। टिप्पणी के अंदर ये होता है कि आपको लैंग्वेज भी लिखनी होती है, जैसे कि सबसे पहला नंबर 1 लिख रखा है कोल्बे, सबसे पहले लिख रखा है कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सिमट लिख दो, कोल्बे सिमट अभिक्रिया, कोल्बे सिमट अभिक्रिया। तो परिभाषा में लिखेंगे जब फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 डिग्री सेल्सियस 4 से 8 ATM दाब पर जब अभिक्रिया करते हैं तो फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनता है, फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनता है। फेनिल सोडियम कार्बोनेट का पुनर्विन्यास कर फेनिल सोडियम कार्बोनेट का पुनर्विन्यास कर माध्यम यौगिक बनता है, और माध्यम यौगिक का तनु HCl के द्वारा अपघटित करने पर है निकलेगा Cl, है निकलेगा NaCl, है निकल जाएगा NaCl, तो बनता है बेंजोइक एसिड। क्या बनता है? बेंजोइक एसिड, जिसको सिलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बनता है? जिसको हम सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, और अच्छे से मॉडिफाई करना है तो इसको पैरा हाइड्रोक्सी और इसको बोल देंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोल देंगे? बेंजोइक एसिड। तो सीधी सी बात है, कोल्बे विद्युत अपघटन यानी कोल्बे विद्युत अपघट्य अभिक्रिया, अरे यार विद्युत अपघट्य होता कोल्बे सिमट अभिक्रिया, ऐसा आगा विद्युत अपघट्य नहीं, कोल्बे सिमट अभिक्रिया। तो कोल्बे सिमट अभिक्रिया क्या है, तो आपको टिप्पणी लिखनी है, तो आपको अभिक्रिया के साथ साथ आपको लिख के बताना है। तो हम बताएंगे जब फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 डिग्री सेल्सियस तथा 4 से 8 ATM दाब पर अभिक्रिया करते हैं तो फेनिल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसका पुनर्विन्यास करने पर माध्यम यौगिक बनता है। माध्यम यौगिक का तनु HCl के द्वारा अपघटित करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जिसको कोल्बे सिमट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे एल्डोज संघनन। एल्डोज संघनन की देखो, अगर हम बात करें एल्डोज संघनन कैसे लिखा जाएगा, तो एल्डोज संघनन पे देखो आपको ट्रिपल नंबर 2 एल्डोल संघनन माने होता है बच्चे जोड़ना। एल्डोल संघनन ऐसा एल्डिहाइड समूह जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ऐसा एल्डिहाइड सदस्य जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिसके जिसके सेम 2 अणु लेकर CHO, जिसके 2 सेम अणु लेकर संघनन करने पर, क्या करने पर? संघनन करने पर, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके रिएक्शन जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जाकर C जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा बच्चे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और C के साथ H लिख रखा है पहले से ही और लिख रखा है OH, C के साथ H है पहले से लिख रखा है OH और साथ में आ जाएगा CH2 और आ जाएगा CHO। क्या आ जाएगा? CHO। तो ये बनकर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एल्डो संघनन। ये बनकर आ गया, क्या बनकर आ गया? एल्डो संघनन। नाम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेट एल्डिहाइड यानी कि ब्यूटेन बन अल। IUPAC नाम बताएंगे देखो एक फ्री और 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बन अल, क्या आ जाएगा? ब्यूटेन बन अल आ जाएगा। तो ये क्या है वहाँ पर? संघनन अभिक्रिया। तो परिभाषा की जब बात करेंगे, ऐसे एल्डिहाइड सदस्य ऐसे समान एल्डिहाइड सदस्य जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है की अभिक्रिया करने पर एक एल्डोल प्राप्त होता है, जिसको एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, एल्डोल के रूप में हमारे पास ये प्राप्त हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बन अल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये लग रहा है रेजोनेंट अपचयन। तो रेजोनेंट अपचयन में कुछ नहीं है, देखो सीधी सी बात है, पढ़ा है आपको ये भी, रोजेनमुंड अपचयन। रोडेनमुंड अपचयन के अंदर सिर्फ आपको यही करना है, जब एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एसिल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ और PD और BaSO4 की उपस्थिति में करते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा
हाँ, तो यहाँ से निकलेगा, देखो ऑप्शन करेंगे एस से निकल जाएगा। तो यहाँ से CH3 और CO, नहीं ये भी रहने दो, उसको भी रहने दो भाई। का ऑप्शन करते हैं तो CH3COOS Cl का प्लस H2O PD PSO4 का ऑप्शन करेंगे तो ये बनेगा हाँ, तो ये बनकर आता है CH3। देखो ये जो बनकर आएगा, ये बनकर आएगा एल्डिहाइड भाई, ये बनकर आएगा एल्डिहाइड। तो ये आने का हमारे पास CH3 CHO, साथ में बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl। इसी प्रकार C6H5 और CO और Cl का, ये है एसिडिक क्लोराइड और ये है बेंजीन एसिडिक क्लोराइड। ठीक है, इसका भी अगर ऑप्शन करेंगे किसकी उपस्थिति में? PD और BaSO4 की उपस्थिति में ये बनेगा C6H5 और ये बनेगा CHO, साथ में बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl। तो एक बनता है एसिटाल्डिहाइड, एक बन जाए बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो आज के लिए देखो इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले 2 दिन बाद आपको फिर एक नया अनसोल्ड पेपर कराएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम से पहले हम 4 से 5 अनसोल्ड पेपर आपको कराएंगे। तो आप लगातार वीडियो को बात करते रहो, हम आपके साथ हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं, जैसे मैंने आज कराया है, अगले वाले अनसोल्ड पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन को बस बिल्कुल क्रम बाय क्रम कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्त।